ओके, तो वीडियो नंबर 1B ऑफ द कीमोथेरेपी फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसमें रेस्ट ऑफ द जो फर्स्ट लाइन थेरेपी दी गई थी, जिसमें रिफामाइसिन, इथेम्ब्यूटॉल एंड पेराजेनामाइड, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले जो है ना मैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर लूँगा कि वो पिछली वीडियो में मैंने जो कहा था, जो मैंने ये एग्जांपल दी थी कि अगर ये माइकोबैक्टीरियम है और ये 1 2 3 4 किस्म की ड्रग्स हैं, तो हम इस चारों ड्रग्स क्यों दे रहे हैं माइकोबैक्टीरियम में? क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्शन से या डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से इसको टारगेट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही जगह से अगर ये, इसका क्या मतलब है कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है, तो फिर जो है ना हमें एक 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 ड्रग देनी चाहिए थी कि पहले ये देते, ये काम ना करे तो फिर ये देंगे। ठीक है, और अगर इसके खिलाफ रेजिस्टेंस है तो इसके खिलाफ भी रेजिस्टेंट होगी, इसकी भी। ठीक है, लेकिन इनका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इस पर अटैक करेगा। ठीक है, रिफैम्पिन हमने डिस्कस कर लिया था, अब ये 3 ड्रग्स रह गई हैं। अब यहाँ से फिर हमें आपको पता चल जाएगा कि हम एक साथ क्यों दे रहे हैं। ठीक, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं एक बार बता देता हूँ कि हम यहाँ पे डिफरेंट एंगल से इसलिए इसको हिट कर रहे हैं क्योंकि ये माइकोबैक्टीरियम इसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना देगा। ठीक है, लेकिन इन तीनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं बना सकता ना। ये डिफरेंट प्रोसेस से हिट कर रहा है, ये डिफरेंट प्रोसेस से हिट कर रहा है, ये डिफरेंट प्रोसेस, एंड दिस इज हिटिंग बाय डिफरेंट प्रोसेस। तो ये एट अ टाइम एक से रेजिस्टेंस हो सकती है, मल्टी ड्रग एक से एट अ टाइम नहीं हो सकती। ठीक है, वो दूसरी बात है कि हम एक बार सेपरेटली ये दे रहे हैं तो उसने रेजिस्टेंस बना दी, फिर दूसरे माइकोबैक्टीरियम को सेपरेटली ये दे रहे हैं, उसने अलग से ये रेजिस्टेंस बना दी है, और इसमें सेपरेटली ये रेजिस्टेंस, इसमें सेपरेटली ये रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 4 टाइप ऑफ पेशेंट्स हैं। अब इनमें जो है ना कंजुगेशन हो रही है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है बैक्टीरियाज में, या फिर जो है ना प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो रही है, बैक्टीरिया मर गया, इसने अपना प्लाज्मिड ट्रांसफ़र कर लिया, इसने ये वाला प्लाज्मिड ले लिया, ब्लैक वाले ने ब्लू का प्लाज्मिड ले लिया, रेजिस्टेंस आ गई, ये रेड वाला मर गया, इसने अपना प्लाज्मिड छोड़ दिया, ग्रीन वाले ने ले लिया, इसमें तो बंद ही नहीं हो रहा चले, ग्रीन और ब्लू। अब देख रहे हैं ये अब 2 ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, ये 2 ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, समझ आ गई? तो इस तरह टाइप ऑफ रेजिस्टेंस आ सकती हैं अगर हम अलग अलग ड्रग यूज़ करें, तो इसलिए हम मल्टी ड्रग एक साथ ही यूज़ करते हैं। ठीक, ओके, तो अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट ड्रग, दैट इज द रिफामाइसिन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं, फिर मैं रेस्ट के बताऊंगा और फिर और अबाउट दीज ड्रग्स बताऊंगा। क्लियर? तो फर्स्ट है रिफैम्पिन, रिफामाइसिन, सॉरी रिफैम्पिन, तो इसकी अंदर सब क्लास ऑफ ड्रग्स है, वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ओके, तो रिफामाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दिस ब्लॉक्स द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है? जिसमें मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए बनेगा तो वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो एंड इन अ वे हम प्रोटीन सिंथेसिस ही रोक रहे हैं बाय स्टॉपिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। क्लियर? ओके, तो ये कैसे जो है ना ये इंटरप्ट कर रहा है मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस? बाय इंटरफेयरिंग with beta subunit of bacterial, ठीक, बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, क्लियर? मैंने बैक्टीरियल क्यों कहा है? क्योंकि ह्यूमन आरएनए पॉलीमरेज को ये टारगेट नहीं करेंगे। क्लियर? तो ह्यूमन को टारगेट नहीं करे, तो ये स्पेसिफिकली टुवर्ड्स बैक्टीरिया है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज को रोक दिया, तो आरएनए पॉलीमरेज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक, तो जब आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप हो गया तो ये प्रोसेस कंटिन्यू हो पाएगा? नो, मैसेंजर आरएनए बनेगा नहीं, तो फिर बाद में ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन कैसे होंगी? क्लियर? तो हम सारे स्टॉप कर रहे हैं बाय द इनहिबिशन ऑफ द बीटा सब यूनिट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? ये कैसे जो है ना ये स्टॉप कर रहा है? ये ड्रग आ गई आर, ठीक है, ये जाके इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना ली, ड्रग एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज, क्लियर, इज एंजाइम, तो ड्रग एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो फिर वर्क ऑफ एक्शन रुक गया। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे आ सकती है? ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया।
इसकी रेजिस्टेंस कैसे आएंगी? मेन काम कौन कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज का बीटा सब यूनिट है ना, तो बीटा सब यूनिट में जब म्यूटेशंस आ जाएंगी तो ये ड्रग जाके ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा। लेकिन इस तरह रिफामाइसिन्स में इस तरह नहीं है कि अगर फ़र्ज़ करें ये बैक्टीरिया है, ठीक है, माइकोबैक्टीरिया में, क्लियर, तो इसके अंदर जो है ना फ़र्ज़ करें ये सारे आरएनए पॉलीमरेज हैं, ठीक है, इन सब के पास अलग अलग किस्म की बीटा सब यूनिट होंगे। अब फ़र्ज़ करें जिसके पास इस तरह है वो रेजिस्टेंट है, जिसके पास सिर्फ ब्लैक है वो नॉन रेजिस्टेंट है, ठीक है, मतलब वो ससेप्टेबल है, क्लियर। तो कितने, 1 2 3 4 5, 5 क्या है, ससेप्टेबल है, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंट है। इसमें जो है ना रैंडम असॉर्टमेंट हुई होगी, कुछ मोर सेंसिटिव होंगे, कुछ लेस सेंसिटिव होंगे, कुछ लीस्ट सेंसिटिव होंगे, क्लियर, कुछ बिल्कुल ही रेजिस्टेंट होंगे, ठीक। तो इसमें ऑल और नन फिनोमेना नहीं है कि ये माइकोबैक्टीरियम है तो उसके पास सारे जो बीटा सब यूनिट है ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज सब जो है ना रेजिस्टेंट है। इनमें बस डिफरेंट होगा, ठीक है, किसी में जो है ना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, किसी में कम रेजिस्टेंस होगी, किसी में पूरी ही 100% रेजिस्टेंस होगी, डिफरेंट पाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा फंक्शन है ऑफ द रिफेम्पिन्स, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं इथैम्ब्यूटॉल और फिर पैरासिनामाइड। फर्स्ट बात करते हैं हम इथैम्ब्यूटॉल की। इथैम्ब्यूटॉल क्या करेगा, इट इज़ अ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, ठीक है, जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग बैक्टीरियाज क्या है उसको रोकेगा, उसको स्टेसिस कराएगा। कैसे, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होगा, इट इज़ इनहिबिटिंग द सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, उसकी वजह से स्टेसिस कर पालेगा। कैसे, ठीक है, कैसे, ये जाके बाइंड करेगा मेम्ब्रेन के एक एंजाइम पर, एंजाइम का क्या नाम है, अल्बिनोसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, इस एंजाइम को जाके बाइंड करेगा, ठीक। अब इस एंजाइम के जो है ना 3 किस्म के डोमेन्स हैं। डोमेन आप बस इस तरह एक समझ लें कि बस टाइप्स ले लें, बस ज़्यादा खैर है इसमें डीप ना जाए। ए बी सी, ये 3 किस्म की डोमेन्स हैं जिस पे जब जो कि जो है ना फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस करते हैं। सो इनकी इनहिबिशन की वजह से सेल वॉल सिंथेसिस स्टॉप हो जाएंगी, क्लियर। डोमेन्स की वजह, इनहिबिशन की वजह से इधर जो है ना ड्रग बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक्शन ख़त्म, सेल वॉल सिंथेसिस स्टॉप। अब इसकी रेजिस्टेंस कैसे हो सकती है, इनके डोमेन चेंज हो जाए, डोमेन चेंज हो जाए जिसमें रिसेप्टर्स ये अटैच नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स बनेंगे नहीं, कॉम्प्लेक्स बने नहीं तो सेल वॉल सिंथेसिस रुकी नहीं, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन रुकी नहीं, ठीक है। आप देख रहे हैं टोटली डिफरेंट है और इन दोनों का आइसोनाइजेट से टोटली डिफरेंट है, क्लियर। वो क्या कर रहा था, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस प्रिवेंट कर रहा था जो कि सेल वॉल का इंटीग्रल पार्ट था। यहाँ पे भी सेल वॉल सिंथेसिस से डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट एंजाइम, ठीक है, ठीक, वो क्या था, फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम था, ये क्या है, अरबिनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये तो मॉलिक्यूलर डीएनए लेवल पे जाके हिट कर रहे हैं रिफामाइसिन्स, ठीक है। अभी आखिरी क्या है, पैरासिनामाइड पी, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये ड्रग जाके इंजाइमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे टू पैरासिनोइक एसिड, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ पैरासिनामाइड, जो जाके ये भी क्या करेगा, सेल वॉल की जो है ना फॉर्मेशन भी रोकेगा, उसका जो है ना जो फंक्शन है वो भी रुकेगा। इसका जो है ना फंक्शन से क्या आ गया, मेम्ब्रेन जो उसके ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी रोक देगा, ठीक है। तो ये जाके सेल वॉल इनहिबिशन नहीं कर रहा, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन भी रोक रहा है सिर्फ,
सिर्फ वो नहीं रोक रहा, उसके साथ उसका फंक्शन और सारा उसके जो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं सब कुछ रोक रहा है। तो ये उसकी फंक्शनैलिटी जो है ना प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखे वही माइकोबैक्टीरियम है। ठीक, और ये 4 किस्म की ड्रग्स हो गई। ये आइसोनाइजिड थी जो कि पिछली वीडियो में डिस्कस की है, जो कि क्या कर रहा है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट कर रहा है, लेकिन बाय इनहिबिटिंग माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। ये क्या है, रिफामाइसिन है जो कि आरएनए पॉलीमरेज रोक रहा है, बीटा सब यूनिट उसका, जिसकी वजह से जो है प्रोटीन नहीं बन रहे। क्लियर। ये क्या है, इथैम्ब्यूटॉल है जो कि जाके क्या कर रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन रोक रहा है बाय आर्बिनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इनहिबिशन। ये क्या है, ये है pyrazinamide जो कि कर रहा है सेल वॉल फॉर्मेशन इनहिबिशन, फंक्शन इनहिबिशन एंड इट्स मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इनहिबिशन। और ये क्या एक्टिव, खुद एक्टिव मेटाबोलाइट बन रहा है जो कि जाके इनहिबिशन कर पा रहा है। तो हर बैक्टीरिया, हर एंटीबायोटिक डिफरेंट डिफरेंट एंगल से एक्ट कर रहा है। क्लियर। तो इसलिए जो है ना हम ये सारे देते हैं कि ये अब रेजिस्टेंट, हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। ठीक, ये रेजिस्टेंस बनाएगा ही नहीं, समझ आ गई, रेजिस्टेंस बनाएगा नहीं तो स्ट्रेन्स पैदा नहीं होंगे, हमारे पास एक्टिव ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, सेपरेटली सिर्फ एक ड्रग नहीं देंगे, समझ आ गई। तो अब जो है ना डिटेल थोड़ी थोड़ी बताता हूँ अबाउट दीज ड्रग्स। तो पहले रिफामाइसिन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमने अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तीनों ड्रग्स के डिस्कस कर लिया। अब जो है ना उनके डिटेल्स डिस्कस करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स सबके। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट बातें सबकी डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले जो है ना रिफामाइसिन डिस्कस करेंगे, फिर pyrazinamide एंड इथैम्ब्यूटॉल भी डिस्कस करता हूँ। ठीक, इनके जो है ना सब कुछ सिमिलर हैं तीनों में। ठीक है, रिफेम्पिन, रिफेब्यूटिन एंड रिफेपेंटिन, सब में जो है ना बातें सेम है, जो कुछ डिफरेंसेस है वो फिर मैं बताऊँगा। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं इनके फार्माकोकाइनेटिक्स काइनेटिक्स। अच्छा, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में पहले एब्जॉर्प्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी क्या है, ओरल एब्जॉर्प्शन है और प्रॉपर एडेक्वेट कंसंट्रेशन जो है ना ओरल से ही बाद में फिर जो है ना एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब जीआई ट्रैक से प्रॉपर कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब हो जाती है। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन हो गई, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाएगी, तो ब्लड से फिर क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये जो है ना अपनी बॉडी कंपार्टमेंट्स में, बॉडी फ्लूइड्स में, ऑर्गन्स में बहुत अच्छी तरह ही स्प्रेड होती है। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी कंपार्टमेंट्स में बहुत अच्छा है। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना एडेक्वेट कंसंट्रेशन सीएसएफ में जो है ना पास होती हैं। ठीक है, इवन इन एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये वाली बात ज़रूरी है, एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेम, उसमें भी जो है ना ये टिक, मतलब कि सीएसएफ में एडेक्वेट कंसंट्रेशन पास हो रही है। ठीक, और उसके अलावा जो है ना ये मैंने कहा था ऑर्गन्स, इधर मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्गन्स में भी जाके कंसनट्रेट हो रही, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है दैट इज़ लिवर। ठीक है, उसकी बात हम अभी नेक्स्ट हेडिंग दैट इज़ मेटाबॉलिज्म, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगी, एक्सक्रीशन की तरफ जाएगी ना, तो एक्सक्रीशन थ्रू मेटाबॉलिज्म जाएगी, तो मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे, उसमें लिवर की बात आ गई। अच्छा, तो ये कंसनट्रेट भी हो रही है लिवर में। तो यहाँ पे असल में दो बातें होती हैं, एक ये कि ये जो है ना मतलब जाके P450 इंजाइम है, मतलब कि जो लिवर के मेटाबॉलिज्म वाली, ठीक है, उसमें जो है ना ऑक्सीडेजेस उसका जो है ना फंक्शन इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से मतलब क्या करा देता है, इंड्यूस कर लेता है। तो रिफामाइसिन्स क्या, दीज आर इंजाइम इंड्यूसर्स। इंड्यूसर्स क्या होते हैं, जनरल फार्माकोलॉजी में मैंने बताया था कि इंड्यूसर्स वो मतलब वो ड्रग इंड्यूसर ड्रग्स होते हैं जो कि इंड्यूस करते हैं, मतलब कि इंडक्शन करते हैं, मतलब कि लिवर के एंजाइम्स इंक्रीज करते हैं। जैसे अगर ये फॉर एग्जांपल ये एक बार मैंने P450 लिखा है ना, तो फ़र्ज़ करें ये एक ही P450 लिवर में पड़ा हुआ है। ठीक, अब रिफामाइसिन्स आ गए हैं, इन्होंने क्या करते हैं, प्लस प्लस करके ये एक प्लस एक P450 है। ठीक है, इंजाइम्स ज़्यादा कर दिए, तो इंजाइम ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, अब इंजाइम से इसकी अपनी भी मेटाबॉलिज्म हो रही है ना, तो इसकी वजह से ये अपनी खुद की ही हाफ लाइफ शॉर्ट कर लेगा। ठीक है, ये रिफेम्पिन की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, रिफेम्पिन यहाँ पे इसकी हाफ लाइफ छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये वाली सिर्फ बात जो है ना, मैंने कहा था ना डिफरेंसेस बताऊंगा, ये मेटाबॉलिज्म वाली जो सिर्फ बात है ये सिर्फ रिफेम्पिन में। ठीक है, रिफेम्पिन की सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है, रिफेपेंटिन की सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ है। ठीक, इसकी सबसे ज़्यादा कम क्यों है, इसकी वजह से कि रिफेम्पिन आर
साइटोक्रोम P450 एंजाइम इंड्यूसर्स, इसकी वजह से ये खुद भी मेटाबॉलिज्म होते हैं और इसके अलावा जो अलग ड्रग्स हैं उनकी भी मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, तो उनकी भी कंसंट्रेशन ब्लड में अब डिक्रीज हो जाएंगी। अब ये कौन सी ड्रग्स हैं जो कि जो है ना इनसे इंड्यूसर एंजाइम से अफेक्ट होंगी, उसमें आते हैं क्लोफाइब्रेट्स, डिजिटॉक्सिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक, कीटो कोराजोल, ये नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। प्रेडनिसोन, ये एंडोक्रिनोलॉजी का चैप्टर होगा। क्विनिडीन, ये भी आगे जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में है। प्रोपेनोलॉल, ये मैंने एएनएस में डिस्कस कर लिया है। स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। सल्फोनाइल यूरियस, ये जो है ना ये भी इंडो में ही डिस्कस करेंगे। और आखिरी वारफरिन, जो कि ब्लड के चैप्टर में मैंने डिस्कस कर दिया है। तो रिफेम्पिन क्या करेगा, इन सब की भी हाफ लाइफ डिक्रीज कर देगा, कि इनको भी मेटाबॉलिज्म बनेंगे, मतलब सॉरी इनके भी मेटाबोलाइट्स बनेंगे। तो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, इनएक्टिव, ये सारे भी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, मतलब कि इनएक्टिव। इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स किसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। तो रिफेम्पिन अपनी की अपनी भी हाफ लाइफ कम कर रहा है, उसके अलावा उन सब की भी कम कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात सिर्फ रिफेम्पिन में आ गई, डिफरेंस समझ आ गई, सब कुछ सारी बात सेम। मेटाबॉलिज्म में रिफेम्पिन की सेपरेट बात हो गई, ठीक। ओके, तो अब जाते हैं मेटाबॉलिज्म हो गई, ड्रग जो है इनएक्टिव हो गई, या ये वाली इनएक्टिव अगर इस तरह नहीं हो रही, तो अब आते हैं मेटाबॉलिज्म हो गई, तो अब क्या होगी, एक्सक्रीट होगी। तो एक्सक्रीट क्या है, अब एक्सक्रीट में भी दो बातें हैं, एक जो है ना यूरिन के थ्रू है, वो तो बस डायरेक्ट ही जो है ना बस एक्सक्रीट हो गए, ठीक है, एलिमिनेट डायरेक्ट हो जाएंगे विया यूरिन। लेकिन जो बाइल वाली बात है, बाइल से सिक्रेट होते हैं, बाइल से थ्रू फीसिस सिक्रेट होता है, बाइल से मतलब कि ये बाइल में बात आ गई है, बाइल से एक्सक्रीशन हो रही है, तो बाइल में होती है, बाइल की वजह से जो है ना इंटेरो हेपेटिक रिसाइकलिंग, ठीक है, ये किस में होगी, रिफेम्पिन में होगी, ठीक है, क्लियर। इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग क्या होती है, इंटेरो मतलब हमारे जीआई ट्रैक जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, और हेपेटिक क्या है, लिवर है जो, ठीक है, बाइल डक्ट के थ्रू आ रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आ रहा है इंटेरो में, और रिसाइकलिंग मतलब रिसाइकल हो रहा है, कि ये लिवर से आया बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से वापस एब्जॉर्ब होके हेपेटिक में गया, तो फिर हाफ लाइफ इसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। कि हमने कहा था कि इसकी हाफ लाइफ डिक्रीज़ है, तो उसकी वजह से ज़रा, इसकी वजह से ज़रा हाफ लाइफ ज़रा मेंटेन हो रहती है, ठीक है। और मैंने ये एरो भी लगाया है, इधर क्यों नहीं लगाया, इधर इनकी ज़रूरत भी नहीं है और यहाँ पे हो रही भी नहीं है, ठीक है, इनकी हाफ लाइफ पहले से ज़्यादा है, इंटरहेपेटिक रिसाइकलिंग वहाँ पे नहीं होती, सिर्फ जो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गई। और अच्छा, यूरिन में भी एक और बात है रिफेम्पिन के लिए, कि जब पेशेंट को हम रिफेम्पिन देंगे तो उसको मतलब पहले से ही बता देंगे कि उनके यूरिन में जो है ना ऑरेंज, मतलब ऑरेंज या रेडिश कलर का यूरिन होगा, ठीक है, कि वो ना हो कि वो रिफेम्पिन ले रहे हो, उनको पता ना हो, हम बताएं ना उसको कि हम उनकी यूरिन के कलर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर वो मतलब इस तरह लगेगा वो पेशेंट को कि किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, एकदम से जो एक्यूटली इतनी जल्दी, तो रीनल फेलियर इतनी जल्दी भी तो नहीं होता ना, कि उस दिन मेडिसिन ली डायरेक्ट जो है ना बस लिवर ख़त्म, ठीक। अच्छा, और उसके अलावा जो है ना हमारे जो और अदर सिक्रीशंस, जो ऑर्गन के सिक्रीशंस है ना, उसमें भी जो है ना पिगमेंटेशन इस तरह आ जाएंगी, जैसे टीयर्स का आप ले लें, टीयर्स, उसमें भी जो है ना परमानेंट कलर चेंजेस आ जाएंगी, कलर स्टेन्ड टीयर्स होंगे, ठीक है। तो ये जो है ना उनको पहले से ही गाइड करना है कि ये जो है ना ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो उसके अलावा जो है ना इसके अब साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ, पहले रिफेम्पिन के बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ना नोज़िया वॉमिटिंग, वो तो चल जीआई डिस्ट्रेस हो गई, मतलब जीआई ड्रग है तो जीआई डिस्ट्रेस होगी। उसके अलावा जो है ना हेपेटाइटिस जो है ना लिवर फंक्शन जो है ना डिक्रीज़ करना उसका रेयर है। उसके अलावा अगर देखें, ये जो है ना शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है, ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, डोज इंक्रीज़ करेंगे ना, क्लियर, मतलब शॉर्ट हाफ लाइफ है, हमें पता है
शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है तो डोज इसका इंक्रीज करेंगे, तो इसकी इंक्रीज डोज की वजह से जो है ना इसका एक फ्लू लाइक सिंड्रोम इसमें हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि साइड इफेक्ट, ठीक है। सिंड्रोम क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स इसमें जो होते हैं, जिसमें फीवर होते हैं, चिल्स होते हैं, माइल्जिया होते हैं, और साथ जो है ना शॉक भी हो सकता है, और हीमोलिटिक अनीमिया, और कभी कभी रीनल एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है, जो मैंने कहा था कि इधर ठीक है डायरेक्ट होता नहीं है लेकिन हो सकता है। बहुत ज़्यादा हायर डोज अगर मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीज डोज दे रहे हैं डेली, तो उसमें जो है ना फिर जा सकती है बात, ठीक है। लेकिन ये कलर जो है ना ये रिफेम्पेन की वजह से भी आता है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसकी ड्रग इंटरेक्शंस है वो जो मैंने डिस्कस कर दी, दैट इज़ यूनिक टू रिफेम्पिन, ठीक है। तो अब रिफेम्पिन की बात हो गई, अब आते हैं रिफा ब्यूटिन पे। रिफा ब्यूटिन में जो है ना ये वाली बातें नहीं, ठीक हो गया, क्लियर। यहाँ पे बस सिर्फ जो है ना इसकी बस साइड इफ़ेक्ट्स ही यहाँ पे बस जो सेपरेट है वही बस है, वही सेम सेम CSF जा रहे सेम, मेटाबॉलिज्म इनकी है नहीं, तो बात एक्सक्रीशन भी आ गई, वही सब कुछ सेम है। तो ये फार्माकोकाइनेटिक तो सब कुछ सेम है। फार्माकोडायनामिक्स भी डिस्कस करते हैं, फार्माकोडायनामिक्स में असल में क्या आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, वो हमने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना ड्रग इंटरेक्शंस है जो इसकी इंपॉर्टेंट, इन दोनों की इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट थी हमने डिस्कस कर दी। अब क्या रहेगा ये फार्माकोडायनामिक्स में, साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट्स इसमें क्या है, यूवीआइटिस कॉज करते हैं और हाइपर पिगमेंटेशन एंड न्यूट्रोपिनिया, ठीक है। न्यूट्रोपिनिया क्या है, न्यूट्रोपिल्स डिक्रीज हो जाए, न्यूट्रोपिनिया, पिनिया मतलब डिक्रीज इन द नंबर ऑफ, ठीक है। तो न्यूट्रो क्या, न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स डिक्रीज हो जाते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। अच्छा, तो यूवियाइटिस क्या है, हमारे आई में यूवियल ट्रैक होते हैं, ठीक है, उनकी इन्फ्लेमेशन, यूवियाइटिस, क्लियर। ओके, तो रिफेब्यूटिन भी हो गई, असल में यहाँ पे ज़रा जगह शॉर्ट हो गई, मैं बस साइड इफ़ेक्ट्स है जल्दी करा रहा था, इसमें तो कुछ डिटेल नहीं है कि मैं अब क्लियर करके दोबारा सेपरेट सेपरेट ये करूँ, इनमें डिटेल्स नहीं है, सब कुछ सिमिलर ही है, क्लियर। अच्छा, तो अब रिफापेंटिन आ गई, अब इसकी शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ थी, तो इसकी क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है। इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि हाफ लाइफ की ना इसका जो है ना वंस पर वीक डोज देते हैं, ठीक। अच्छा, तो वंस पर वीक, लेकिन ये बात है मैंने जो है ना स्टार्ट में बताई थी बात कि हम जो है ना मतलब ड्रग्स जो है ना कंबाइन करके देते हैं, मतलब स्टार्ट में क्या थी, हमने जो है ना आइसोनाइजिड एंड रिफैम्पिन, सॉरी आइसोनाइजिड एंड रिफामाइसिन्स, वो क्या करते हैं कंबाइन करके जो है ना ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब कि 4 ड्रग्स थी, आइसोनाइजिड, रिफामाइसिन्स, पेराजिनामाइड एंड इथैम्ब्यूटॉल, ये सारी चारों ड्रग्स जो है ना कंबाइन करके कितने कितने टाइम के लिए देते हैं, 2 मंथ्स के लिए, ठीक। फिर उसके बाद जो है ना मतलब ये फर्स्ट 2 मंथ है उसको क्या इंटेंसिव फेज कहते हैं, उस फर्स्ट 2 मंथ्स में हम चारों ड्रग्स कंबाइन करके देते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना कंटिन्यूएशन जो फेज़ होता है, ठीक है, उसमें जो है ना हम 4 मंथ्स के लिए सिर्फ आइसोनाइजिड एंड रिफामाइसिन्स देते हैं, क्लियर है। तो अगर जो जो 2 मंथ्स का जो है ना वो इंटेंसिव था ना, उसमें जो है ना ट्वाइस पर वीक देते हैं रिफापिडिन, ठीक है, ट्वाइस 2 पर वीक, क्लियर, जो फर्स्ट 2 मंथ्स थे इंटेंसिव वाले। लेकिन जब उसके बाद वाली बात आती है, ये जो 4 मंथ्स थे, मतलब 6 मंथ्स टोटल, फर्स्ट 6 मंथ की जो है ना हम इनिशियल ट्रीटमेंट देते हैं, तो 2 मंथ्स जो फर्स्ट थे उसमें 4 ड्रग्स थी, आइसोनाइजिड, रिफामाइसिन्स, पेराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटॉल, ठीक है। लेकिन उसमें रिफापेंटिन क्या है, ट्वाइस पर वीक, ठीक, हाफ लाइफ ज़्यादा है, ठीक है, फिर भी ट्वाइस पर वीक ज़्यादा दे दी, इंटेंसिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूएशन फेज़ में जो 4 मंथ्स का है उसमें जो है ना 1 पर वीक, ठीक है, 1 टैबलेट पर वीक, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ क्या है, ज़्यादा है, ठीक हो गया। ओके, तो बस यहाँ पे जो है ना रिफॉर्माइसिन्स यहाँ पे बस कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। अब जो है ना पेराजिनामाइड एंड इथैम्ब्यूटॉल डिस्कस करते हैं कि उनकी क्या डिटेल्स हैं। ओके, तो हमने जो है ना फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स थी 4 किस्म की, आइसोनाइजिड हमने डिस्कस कर लिया है जो वीडियो नंबर 1 में थी, रिफामाइसिस जो मैंने इससे पहले डिस्कस कर ली इसी वीडियो में। अब जो है ना लास्ट 2 ड्रग्स ऑफ द फर्स्ट लाइन थेरेपी रह गई, दैट इज़ द पेराजिनामाइड एंड इथैम्ब्यूटॉल, ठीक है। जो मोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात थी, जो हम एक साथ क्यों दे रहे हैं, 4 ड्रग्स एक साथ क्यों दे रहे थे, वो मैंने सब कुछ बता दी ही है, ठीक है। अब सिर्फ बात रहेगी उनकी छोटी छोटी बातें हैं कि जो मैंने कहा बता दूँ। यहाँ पे असल में दोनों एक साथ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, सिर्फ एक ही बात डिफरेंट है, वो बताता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर, सब कुछ सिमिलर ही है। तो बस इसके डिस्कस करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में पहले क्या आते हैं,
एडमिनिस्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या है? इट इज़ क्या? ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है और इफेक्टिव कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब हो जाती है बाय द जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। तो उसमें जो है ना एडेक्वेट कंसंट्रेशन आ गई, तो उसके बाद क्या हो जाएगी? ब्लड में आ गई तो अब क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये जो है ना वेल कंपार्टमेंट में भी डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू आउट द बॉडी, और CSF में भी जो है ना एडेक्वेट कंसंट्रेशन पास हो जाती है, ठीक है। तो CSF मतलब कि CSF से जा रहा है तो CNS में जाएगा, ठीक है। तो CNS की बात आ गई तो यहाँ पे जो है ना एक स्पेशल बात होगी साइड इफ़ेक्ट्स की, ठीक है। ओके, तो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन में चलो वो वाली बात कर ले। तो जो इसकी में जो डिफरेंट है, इसमें जो डिफरेंट है कि ये जो है ना अगर मतलब एक्टिवली डिवाइडिंग जो बैक्टीरियाज है ना उसमें जाके जो है ना इट इज़ बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। लेकिन ये जो है ना बैक्टीरियो स्टैटिक है, ठीक है। एक डिफरेंस ये आ गई दोनों के बीच में। सेकंड डिफरेंस ये था ब्यूटॉल का, जो मैंने कहा था CSF के रिलेटेड बताऊंगा, वो बाद में आएगी, ठीक है बात। ओके, तो अब इसके जो है ना CSF क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म हो गई। चलो मेटाबॉलिज्म बस एक्सटेंसिवली मेटाबॉलिज्म होती है, चलो वो बस छोड़ें। बात आती है एक्सक्रीशन पे, जो इंपॉर्टेंट है वो बस बात ही कर लेते हैं, जो ये भी इसके साथ भी रिलेटेड है और इसके साथ भी रिलेटेड है। ओके, तो एक्सक्रीशन इसकी क्या है? बाय रीनल राउट, ठीक है। रीनल राउट में GFR एंड बाय वो सिक्रीटर पंप्स जो होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक सिक्रीटर पंप्स। और ये नहीं पता हो तो बता देता हूँ मैं, मतलब रिव्यू करा देता हूँ क्योंकि दोनों में ही बात आएंगी, ठीक है। ओके, तो इस तरह होता है कि ये जो है ना हमारा बोमेंस कैप्सूल है, और ये जो है ना रीनल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब सॉरी रीनल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स है, ठीक। यहाँ पे जो है ना ग्लोमेरुलस होते हैं, कैपिलरीज होती है, उससे जो है ना फिल्ट्रेट आते हैं, जो फिल्टर होके इधर आके अब यहाँ से जो है ना इस तरह एक्सक्रीट आउट फिर हो जाती है, ठीक है। ये कंसिडर ये यहाँ पे ये काउंट होते हैं इन GFR, जो कि डायरेक्ट फिल्टर आउट होते हैं विथ द नॉर्मल फिल्ट्रेट, ठीक है। जो और भी आइंस वाइंस जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उनके साथ ही नॉर्मली जा रहे हैं, ये तो GFR में आ गए, ठीक है। जो मेन बात इंपॉर्टेंट आती है दैट इज द सिक्रीटर में, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं हो रहे होते कि वही कैपिलरीज है, ठीक है। ये आफ्रंट कैपिलरीज हैं, ये ग्लोमेरुलस बन जाता है उनसे, और फिर इफ्रंट बन जाती हैं, ठीक है। तो ये जो इफ्रंट होती हैं यहाँ से क्या है फिर एक्सक्रीट आउट होती हैं और डायरेक्ट प्रोक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाती हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्ट बाईपास होके, मतलब जो फिल्टर नहीं हो सकती वो डायरेक्ट पंप्स के थ्रू बाईपास होके यहाँ पे डायरेक्ट आ जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, मैंने कहा सिक्रेटर पंप्स, तो जब पंप की बात आ गई तो या फिर पंप या चैनल की बात आ गई तो वो क्या होते हैं? ऑब्वियसली लिमिटेड होंगे, लिमिटेशन होगी ना। यहाँ पे जो अगर डिफ्यूजन हो रही तो वो तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, इधर हाई कंसंट्रेशन है, इधर लो कंसंट्रेशन है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही पास ऑन होगा, ठीक है। उधर तो कोई इशू नहीं होता GFR में, सिक्रेटर में इशू आता है क्योंकि यहाँ पे चैनल्स हैं। अब एक गेट है, ऐसे एट अ टाइम 50 लोग तो नहीं जा सकते ना। अगर ये फ़र्ज़ करें इतना गेट है, इससे जो है ना एक ही बंदा इस तरह जा सकता है, ये चले इस तरह, ठीक है। 50 तो एक साथ नहीं जा सकते ना। तो यहाँ पे जब सिक्रेटर पंप आ गया, यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है। तो इस सिक्रेटर पंप से कौन कौन सी ड्रग्स एक साथ पास ऑन होती है कि यहाँ से जो है ना यूरिक एसिड भी जा सकता है, यहाँ से जो है ना डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं वो भी जा सकते हैं, यहाँ पे डिजॉक्सिन आप पढ़ेंगे, बल्कि मैंने बताई हुई है CVS के यूनिट में, वो भी जो है ना यहाँ से तीनों पास होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यूरिक एसिड की इनहिबिशन करते हैं, पेराजिनामाइड एंड इथैम्ब्यूटॉल। चले ये तो खैर सॉरी, मैंने CSF में जो है ना वो वाली बात यहाँ पे नहीं है, ये तो दूसरी बात है, मैं थोड़ा गलत हो गया। CSF ये असल में साइड इफ़ेक्ट में बात है, मेटाब एक्सक्रीशन में ये दोनों में ही बात आती है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। चलिए सॉरी, ये CSF वाली बात ये साइड इफ़ेक्ट में असल इम्पोर्टेंट है, ये तो दोनों में हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, यूरिक एसिड की सिक्रीशन प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, सिक्रीट, ठीक है। एक एब्जॉर्ब हो रहा है, एक रीएब्जॉर्ब हो रहा है, जो यहाँ से जा रहा है, एक सिक्रीट हो रहा है यहाँ से इस तरह। तो ये सिक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड रोक रहे हैं, तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यूरिक एसिड जब बॉडी में कंसनट्रेट होगा तो गाउटी अटैक्स होंगे, ठीक है, गाउट के सिम्टम्स प्रोवोक हो जाएंगे। अगर कोई पेशेंट है गाउट वाला तो उसमें जो है ना ये ऑब्वियसली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे, क्योंकि उस बेचारे को, या चले अब कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं भी है तो फिर उसको अभी अगर ये तो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है और उसको माइकोबैक्टीरियम हो गए तो फिर तो देंगे, लेकिन फिर उसके लिए कुछ फिर सेपरेट थेरेपी करनी पड़ेगी कि ये प्रिवेंट हो सके, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन तो बनेगा ही, यूरिक एसिड तो बनता ही रहेगा,
ठीक है। ओके, तो गाउटी अटैक्स जो है ना, गाउट, ठीक हो गया, ये दोनों में बात आ गई, ठीक है। ओके, तो जब बस आखिरी स्पेशल बात ही रह गई है जो कि मैंने ये स्टार बताया था, ये जो मैंने इधर तो ये बैक्टीरियोसाइडल की इंपॉर्टेंट बात थी, यहाँ बैक्टीरियोस्टैटिक हो गया, यहाँ पे जो बस ये आखिरी बात है, चले बस ये ख़त्म कर लूँ। ओके, तो CNS में पास ऑन हो रहा है, तो CNS में साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या होंगे, ये साइड इफ़ेक्ट मतलब स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट, यहाँ पे तो गाउट है, यहाँ पे भी गाउट है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है, वो है कि यहाँ पे जो है ना एक जो है ना हमारी मतलब विजुअल एक्यूटी को ख़राब करता है, और उसके अलावा रेड ग्रीन में डिफरेंस, दोनों क्या है। पहले विजुअल एक्यूटी देखिए, आप लोग को अभी क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं इसको ब्लर करने की ट्राई करता हूँ। ये देखिए, अब जब चाहिए होता तो आउट ऑफ फोकस नहीं हो रहा। चले खैर है, मैं अगर आउट ऑफ फोकस हो जाएगा तो बता दूंगा। चले ये इसको छोड़ दें। आप अगर देखें, आपको जो है ना, ये तो चले कलर्स में आ जाएगा, कलर वाली बात हो जाएगी। आप ये काइनेटिक को देखें, के और आई के बीच में स्पेस नज़र आ रहा है, एन ई इन दोनों के बीच में मतलब सेपरेट उनको, मतलब कि उनकी बनावट के एन इस तरह लिखा जाता है, इस तरह समझ आ रही है ना। इस सबको मतलब कि ऑपोजिट या लेटर्स उनको डिफरेंशिएट हम कर सके विद नेकेड आई, या जो भी हमारी मतलब आंखों के साथ देख सकें, ठीक है, ग्लासेस पहन के जो भी हो, उसको हम प्रॉपर डिफरेंशिएट कर सकें कि ये लेटर उससे डिफरेंट है, या ऑब्जेक्ट्स को हम सेपरेट कर सकें। तो दिस इज़ विजुअल एक्विटी की, ये स्टार बना हुआ है, ये इस लेटर से देखिए सेपरेट है ना, नज़र आ रहा है ना, कुछ बीच में कुछ मिला विला ना तो नज़र नहीं आ रहा ना, कि देखिए ये स्टार है, ये देखिए एरो है, बीच में देखें स्पेस है, प्रॉपर क्लियर कट नज़र आ रहे हैं। तो दिस इज़ विजुअल एक्विटी कि हम जो है ना सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, लेटर की डिफ्रेंशिएशन, उसकी सब कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, रेड ग्रीन, असल में हमारी जो है ना आई में 3 कलर होते हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन, उससे ही सब कुछ जो है ना बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हम रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक। तो इसकी वजह से जो है ना हमारे विजुअल डिस्टर्बेंसेस आती हैं। तो अगर हमारे पास विजुअल सिम्टम्स आ गए हैं तो हम जो है ना डायरेक्ट जो है इथैम्ब्यूटॉल बंद कर देंगे, ठीक है, और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फिर स्टार्ट कर लेंगे। तो इसी तरह ही जो है ना इसका साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट था कि अगर विजुअल डिस्टर्बेंसेस आ गई तो फिर डिसकंटिन्यूएशन कर देंगे, ठीक है। और फिर डिसकंटिन्यूएशन की वजह से रिवर्सल हो जाएंगे, ठीक है। जब डिसकंटिन्यू कर दिया तो उसकी वजह से ये भी फिर चले जाएंगे, ठीक है, कि ये इसी की वजह से इथैम्ब्यूटॉल की वजह से जो है ना ये ख़राब हो रही है, ठीक है। ओके, तो बस यहाँ पे बस जो है ना इनकी डिटेल भी डिस्कस हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर द कीमोथेरेपी ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आप जो है ना नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम सेकंड लाइन थेरेपी डिस्कस करेंगे।